हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए नई क्लास लेके आए उत्तराखंड हिस्ट्री की। पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। जो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में पढ़ लेते ये प्रागैतिहासिक काल, आज पढ़ेंगे उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। तो सबसे पहले उत्तराखंड में कौन सी प्रजाति थी? तो सबसे पहले उत्तराखंड में थी कोल प्रजाति। कोल सबसे पहले उत्तराखंड में कोल प्रजाति थी। ये जो कोल प्रजाति है उत्तराखंड की, ये सबसे पुरानी प्रजाति है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति जो कोल प्रजाति है, ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो कोल है, ये उत्तराखंड के ये मूल निवासी थे यहाँ के उत्तराखंड के, ये मूल निवासी थे उत्तराखंड के जो कोल है। और इनका जो है मेन कार्य का क्या था? इनका कार्य था पशुपालन और कृषि। इनका मेन कार्य क्या था? पशुपालन और कृषि करते थे ये, और प्रकृति पूजक थे। ये क्या थे? ये प्रकृति पूजक थे। मतलब जो उस समय जो है किसी भगवान की पूजा करते थे, तो जैसे इंद्र भगवान हो गए हमारे, और सूर्य देवता की पूजा करते थे ये जो कोल है। इनमें जो कोल है, इनको जो है उस समय, इसके अलावा इनको शबर भी कहा जाता था। इनको कोलों को जो है शबर भी कहा जाता था। तो ये कोल थे, सबसे प्राचीन प्रजाति है उत्तराखंड की, और मूल निवासी यहाँ के पशुपालन और कृषि कार्य करते थे और प्रकृति पूजक थे। तो इसके बाद यहाँ पर कौन आए? इसके बाद यहाँ पर आए किरात। किरात आए। तो इन्होंने जब यहाँ पर जब आक्रमण किया यहाँ पर, तो इन्होंने कोलों को जो अपना दास बना लिया। कोलों को युद्ध में पराजित करा और अपना दास बना लिया। तो जो किरात है, इनके लिए महाभारत में एक शब्द प्रयुक्त है। महाभारत में किरातों के लिए महाभारत में जो है किरातों के लिए प्रयुक्त शब्द, इनको महाभारत में क्या कहते हैं? महाभारत में इनको भील कहा जाता था। भील। महाभारत में जो किरात है, इनको भील कहा जाता था महाभारत में। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में अपना आक्रमण करा और कोलों को पराजित करा और इनको अपना दास बना लिया। तो ये सारा काम किससे करवाते थे? कोलों से अपना कार्य करवाते थे। कोलों से अपना कार्य करवाते थे। कोल क्या कार्य करते थे? कोल करते थे कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन कौन कर रहे? कोल कर रहे, इनके दास है। खुद क्या करते थे? खुद व्यापार करते थे। जो किरात थे, ये खुद स्वयं ये व्यापार करते थे। और इनके जो दास थे, ये कोल, ये क्या करते थे? ये कृषि और पशुपालन करते थे। और ये जो किरात है, ये ऋतु प्रवास भी करते थे। ये ऋतु प्रवास करते थे। तो अभी हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था, जो भोटिया जनजाति के लोग थे वो भी ऋतु प्रवास करते थे। तो जो किरात है, इनको कहीं ना कहीं इनमें जो है क्या माना गया? इनको भोटिया जनजाति। जो किरात है, इनको जो है भोटिया जनजाति के रूप में जो इनकी पहचान होती है। वर्तमान में जो किरात है, इनकी पहचान होती है भोटिया जनजाति के रूप में, क्योंकि जो भोटिया जनजाति के लोग थे वो भी ऋतु प्रवास करते थे और ये भी ऋतु प्रवास करते थे। तो इसलिए इनकी जो पहचान है वर्तमान में, इनको हम भोटिया जनजाति के रूप में इनकी पहचान करते हैं। तो कोल किरात हो गए। अब आगे देखते हैं खस जाति है
वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है खस। तो जो ये खस थी, ये जो है ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे। लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे। लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे जो खस थे, ये बहुत ही ज्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे। तो इन्होंने यहाँ पर जब ये इन्होंने यहाँ पर आक्रमण करा तो इन्होंने जो है जो कोल थे तो वो इन्होंने दास बनाया, उनसे कार्य करवाते थे। और इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं की। सामाजिक व्यवस्थाओं, जब खस आते हैं उत्तराखंड में तो यहाँ से सामाजिक व्यवस्थाओं का जन्म होता है। कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्थाओं का जन्म होता है? सबसे पहली है यहाँ पर एक होती है घर जमाई की प्रथा। घर जमाई की प्रथा ये इनके सामाजिक व्यवस्था थी। एक इनकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, एक प्रथा थी इनकी घर जमाई की प्रथा भी थी इनमें, और एक थी इनकी जेठा प्रथा। एक जेठा प्रथा थी। अब जेठा प्रथा के में क्या होता है, इसमें जो ये होता है जब परिवार में किसी जैसे पुरुष है, उसके दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जेठा प्रथा में ये होता था इसमें कि जो बड़ा बेटा है उसको जो है ज्यादा जो इनकी जमीन होगी कुछ भी उसका ज्यादा हिस्सा मिलता है। इसको बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा मिलता था, ज्यादा हिस्सा मिलता था इसको। ये जेठा प्रथा थी। और इसके अलावा इनकी एक थी टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा, ये प्रथा इनकी और थी टेकुआ प्रथा। जो इस पर ये प्रथा थी, इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार ये था कि जैसे कोई पुरुष है, किसी पुरुष की पत्नी है, ये पुरुष है इसकी कोई पत्नी है, तो इस पुरुष की पत्नी का यदि किसी अन्य व्यक्ति, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से इसका कोई जो दोस्त होता है, इसकी पत्नी का कोई अन्य व्यक्ति, जो इस पुरुष की पत्नी इसका कोई अन्य कोई दोस्त होगा, अन्य कोई इसका दोस्त होगा, तो यदि ये पुरुष जो है इस पत्नी का दोस्त है इसकी हत्या कर देता है तो उसको जो है यहाँ पर जुर्म नहीं माना जाता था। वो अपने जो उसका पत्नी का दोस्त था उसकी हत्या कर सकता था, उसको अपराध नहीं मानते थे। केवल उसको क्या करना पड़ता, उसको केवल जो राजा होता है राजा के पास इसको ये साबित करना पड़ता था कि ये मेरी पत्नी का दोस्त था। अगर उसकी पत्नी ने राजा के सामने हाँ कर दी कि दोस्त था तो इसको ये अपराध नहीं माना जाता था। तो अपराध नहीं माना जाता तो इसको जो है बंद कर दिया बाद में 1830 में, जब ट्रेल आता है उत्तराखंड इसका राज होता है तो इसने ये बंद कर दिया यहाँ पर कि ये गलत है, किसी की हत्या करना गलत, तो इसने ये बंद कर दिया 1830 में। ट्रेल में जो टेकुआ प्रथा थी ये बंद कर दी। अब इसके बाद एक और प्रथा देखते हैं इनकी, जटेला प्रथा। जटेला प्रथा। अब ये जटेला प्रथा क्या थी? जटेला प्रथा में क्या था, इस प्रथा में जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई औरत है, औरत के ये पति है उसका, औरत के पति किसकी क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई, तो ये औरत क्या है, ये औरत दूसरी शादी करेगी, दूसरे व्यक्ति से करेगी शादी, दूसरे व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से शादी करेगी। तो जो इसका जो औरत का ये बेटा होगा, जो इस औरत का बेटा होगा, तो उसको जो है जो संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसका जो हिस्सा मिलेगा उसको, जो उसका पति जिसकी डेथ हो गई उसको यहाँ भी हिस्सा मिलेगा, और उसको जिससे शादी हुई दूसरी बार वहां से भी उसको हिस्सा मिलेगा। ये थी जटेला प्रथा। और जटेला कौन था, ये जटेला जो बेटा है इसको ही जटेला कहा जाता था वहां पर, तो ये जटेला प्रथा थी।
औरत को जो है जिसका उसका पति डेथ हो जाती है तो दूसरी शादी करती है, तो जो उसका बेटा होगा उसको दोनों जगह क्या मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा दोनों जगह। अब नेक्स्ट प्रथा देखते हैं, एक है भैरव झाप प्रथा। भैरव भैरव झाप, भैरव झाप प्रथा एक, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहले क्या होता है, पहले जो स्वर्ग नरक का होता है, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, तो वर्तमान में जो है लोग इस पे उतना ध्यान देते नहीं, लेकिन पहले लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो इस जो भैरव झाप प्रथा, इसमें क्या था कि यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, तो जैसे कोई मंदिर होगा, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर है, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, तो उत्तराखंड से मंदिर बद्रीनाथ, तो जो इसके आसपास की पहाड़ियाँ होगी, इसके आसपास की पहाड़ियाँ होगी, जो व्यक्ति इन पहाड़ियों से छलांग मार देगा, छलांग मारे तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो छलांग मारेगा तो उसको क्या क्या, क्या करते हैं इस भैरव झाप प्रथा में कि वो कहाँ जाएगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो ये भैरव झाप प्रथा थी। और इसके अलावा एक थी छूट प्रथा। एक थी छूट प्रथा। इसके अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति किसी भी महिला को, व्यक्ति किसी भी महिला को, किसी भी महिला को, महिला को तलाक दे सकता था, तलाक दे सकता था, तलाक दे सकता मतलब उसको किसी महिला को व्यक्ति छोड़ सकता था। ये कौन सी प्रथा थी, ये छूट प्रथा थी या तलाक प्रथा। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रथा थी, वो था टका का विवाह। टका का विवाह प्रथा भी यहाँ पर पाई जाती थी, जो ये खस प्रजाति है। अब इसके बाद देखेंगे अब कुड़िंदों का राज। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में सबसे पहले देखेंगे हम कुड़िंदों का राज। उत्तराखंड में जो कुड़िंद थे उनका राज देखते हैं। कुड़िंद वंश जो है, इनको है कुलिंद, कुलिंद या पुलिंद भी कहा जाता है, पुलिंद, कुड़िंद वंश। सबसे पहले देखेंगे हम कुड़िंद वंश। तो जो कुड़िंद वंश है, इसे स्रोत है, दो टाइप में डिवाइड करते हैं इसको। एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जो हमें इनकी वस्तें मिली कुछ पुरातात्विक वस्तें मिली, उससे हमने जो कुछ भी अपना जो इनका हिस्ट्री कलेक्ट करी, उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत क्या है, जो हमें लिखित में मिला, लिखित स्रोत, इसको हम ये हमें लिखित में प्राप्त होता है, लिखित में। तो अब देखते हैं ये जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं एक महाभारत। महाभारत काल में क्या होता है, महाभारत काल में जो है, जो कुड़िंद है उनको जो है, महाभारत काल में जब ये पांडव होते हैं, पांडव वनवास गए, पांडव वनवास जाते हैं। जब पांडव वनवास गए तो वहां पर जो है उनको कुड़िंदाधिपति,
कुणिदाधिपति सुबहु। सुबहु कुणिदाधिपति जो सुबहु थे वो वहां पर उनसे उनकी मुलाकात होती है। जब पांडव वनवास में जाते हैं तो कुणिदाधिपति सुबहु से उनकी मुलाकात होती है और वहां पर जो उन्होंने जो ये कुणिद थे, कुणिद जब उनकी मुलाकात इनसे होती है तो वहां पर महाभारत में ही लिखा हुआ है, तो उसमें जो कुणिद थे उनको जो है द्विज शब्द का प्रयोग किया गया। द्विज कुणिदों के लिए वहां पर इन द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनकी राजधानी जो कुणिद थे इनकी राजधानी उसमें श्री क्षेत्र बताया गया। श्री क्षेत्र जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, श्रीनगर बोलते हैं। तो महाभारत काल में जो है इनकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। ठीक है। और अब इसके बाद देखते हैं अब अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया। अष्टाध्यायी 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 में क्या है, तो अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया है। अष्टाध्यायी के अनुसार जो है कुणिदों को जो कुणिद थे उनको जो कुणिद थे कुणिद इनको अष्टाध्यायी में क्या कहा गया है। अष्टाध्यायी में इनको कौंद्रोपथ कुणिदों को अष्टाध्यायी में कौंद्रोपथ जो शब्द है उसका उल्लेख किया गया है और इसी कौंद्रोपथ शब्द से ही माना गया है कि वहां पर भी कुणिदों का राज था। तो अष्टाध्यायी में ये लिखा गया। इसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो अर्थशास्त्र में जो कुणिदों के लिए शब्द होता है वो कुलिदोपस्थ। कुणिदों के लिए जो अर्थशास्त्र में जो है कुणिदों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है कुलिदोपस्थ। कुलिदोपस्थ शब्द का प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में कुणिदों के लिए। और इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, अभी महाभारत काल में इनके बताया गया इनकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। श्रीनगर श्री क्षेत्र, तो वो हमने वर्तमान में श्रीनगर माना था क्या, श्री क्षेत्र। और ऐसे ही अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, इनकी राजधानी जो है कहाँ थी, राजधानी इनकी कालकूट। कालकूट अर्थशास्त्र में बताया गया इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी राजधानी कालकूट में थी। और वर्तमान में इस कालकूट को हमने क्या माना, हमने माना कालसी की इनकी राजधानी कहाँ थी, कालसी में इनकी राजधानी थी। और इसके अलावा एक टॉलमी है, टॉलमी के पुस्तक टॉलमी है, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा, टॉलमी ने अपनी पुस्तक में क्या कहा, तो टॉलमी ने कहा कि जो कुणिद है इनको जो है इन्होंने जो पुस्तक थी इन्होंने कुणिदों को क्या कहा, जो कुणिद थे, तो टॉलमी ने अपनी पुस्तक में कुणिदों के लिए क्या कहा कि ये कुलिंदाइन है। कुलिंदाइन शब्द का कुलिंदाइन शब्द का प्रयोग किया किसके लिए, कुणिदों के लिए कुलिंदाइन शब्द का प्रयोग किया इसने, टॉलमी ने। अब देखते हैं जो ये हो गया किसके आधार पर, साहित्यिक स्रोत के आधार पर हो गया। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। अब पुरातात्विक स्रोत में भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अभिलेखों से और एक होता है सिक्कों से। सिक्कों से उनकी हम इतिहास देखते हैं और अभिलेख जो प्राप्त होते हैं उनसे उनका इतिहास देखते हैं। देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर एक देखेंगे अभिलेख, जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, और एक है सिक्कों के आधार पर हम इनका जो है हिस्ट्री जानेंगे। तो सबसे पहले इनका अभिलेख देखते हैं कि कौन कौन से अभिलेख जो है जिस आधार पर हम ये कह सकते हो इनके प्रमुख जो है 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक है मथुरा अभिलेख, एक है भरहुत अभिलेख और एक है हमारा कालसी अभिलेख। ये 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं
मथुरा अभिलेख, भरूच अभिलेख और कालसी अभिलेख। तो जो कालसी अभिलेख ये किसका था? ये तो अशोक का था, अशोक का। और ये दोनों किसके? ये पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। ये दोनों जो है मथुरा अभिलेख और भरूच अभिलेख किसके हैं? पुष्यमित्र शुंग के हैं। और इनमें क्या गया? इनमें जो है, इनमें भी कुनिंदों के लिए कोई एक वर्ड प्रयुक्त किया गया, एक शब्द प्रयुक्त किया गया कुनिंदों के लिए इसमें। ऐसे इनमें जो है, जो कुनिंद है, इनके बारे में उल्लेख नहीं है। इनमें कुनिंदों के लिए कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें जो है कुनिंद, जो कुनिंद शब्द है उसका उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है। इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो कुनिंद शब्द है इसका कहीं ना कहीं में इन तीनों में उल्लेख मिलता है कुनिंद शब्द का। तो इन्होंने माना कि जो है उस इनके काल में भी जो है कुनिंद होंगे। अब ये अभिलेख हो गए। अब देखेंगे अब दूसरा स्रोत क्या है, सिक्कों के आधार पर। सिक्कों के आधार पर देखेंगे, सिक्कों के आधार पर सिक्कों के आधार पर तो सिक्कों के आधार पर भी जो है कुनिंदों की जो मुद्राएं थी उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो कुनिंदों की मुद्राएं थी, कुनिंदों की मुद्राओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सिक्कों के आधार पर जो है कुनिंदों की मुद्राएं जो है 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। एक है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। एक होगी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, एक हो गई अमोद भूति, अमोद भूति प्रकार की मुद्रा, अमोद भूति प्रकार की मुद्रा, प्रकार की मुद्रा। और एक हो गई अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोद भूति प्रकार की मुद्रा। और एक होगी छत्रेश्वर, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो ये 3 प्रकार की जो सिक्के हैं ये पाए गए थे यहाँ पर। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोद भूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी ये थी तांबे की, ये तांबे की थी। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है ये भी तांबे की थी। और जो ये अमोद भूति प्रकार की मुद्रा है ये तांबा प्लस चांदी की थी, तांबा चांदी और इसको रजत बोलो। तांबा और चांदी की थी कौन सी? अमोद भूति प्रकार की मुद्रा। अब इसके बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है ये क्या थी? सबसे प्राचीन मुद्रा थी ये, सबसे प्राचीन मुद्रा, सबसे प्राचीन मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। इसमें जो है, जो ये इसकी मुद्रा थी इसमें जो है राज्य और राजा का नाम, राज्य और राजा का नाम का उल्लेख होता है, राजा का नाम। जो ये मुद्रा थी इसमें राज्य और राजा का नाम का उल्लेख होता था। जैसे ये मुद्रा है, ये सिक्का है, एक तरफ ये मान लो और एक तरफ ये मान लो, तो एक तरफ इसमें राज्य का नाम रहता था और एक तरफ राजा का नाम रहता था। तो इसमें जो है कुनिंदोपस्य, 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 ये राज्य का नाम का, एक तरफ राज्य का नाम होता था कुनिंदोपस्य और दूसरे तरफ होता था राजा का नाम, और राजा का नाम था धनभूति। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी इसमें राज्य का नाम था कुनिंदोपस्य और राजा का नाम था धनभूति। तो सिक्के में एक तरफ होता था राजा का नाम और एक तरफ होता राज्य का नाम। और जो
ये अमोदभूति प्रकार की मुद्रा है। तो इसमें ये भी दो साइड हैं। तो एक साइड इसमें राज्य का नाम होता था। तो राज्य का नाम क्या था? कुनिंदोपस्य। कुनिंदोपस्य राज्य का नाम क्या था? कुनिंदोपस्य। और राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था, इसमें जो अमोदभूति था, लेकिन साथ में क्या लिखा गया था इसमें? राजा का नाम महाराजाधिराज। महाराजाधिराज और धनभूति की जगह अमोदभूति प्रकार की मुद्रा थी। इसमें अमोदभूति, महाराजाधिराज, अमोदभूति एक साइड लिखा रहता था इसमें। और ये तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, तो इसमें जो है एक साइड तो यही कुनिंदोपस्य लिखा रहता, और दूसरी साइड जो है शिव भगवान की मूर्ति तो होती थी। शिव भगवान की मूर्ति, एक साइड कुनिंदोपस्य और दूसरी साइड शिव भगवान की मूर्ति तो रहती थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में। अमोदभूति प्रकार की मुद्रा में एक साइड जो है कुनिंदोपस्य और एक साइड जो है महाराजाधिराज अमोदभूति। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में कुनिंदोपस्य एक साइड और जो राजा थे धनभूति एक साइड। इनकी जो है ये रहती थी, इनकी फोटो जो कुछ भी इनकी ये लिखा रहता है, इनका राजा का नाम लिखा रहता है इसमें। और इनकी अब देखते हैं, इनकी लिपि देखते हैं। जो इनकी लिपि थी, तीनों की लिपि कौन कौन सी थी। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, इसमें ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। कौन सी प्रकार में? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। और जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, इसमें भी ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। ब्राह्मी लिपि का उल्लेख। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख, और जो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में भी ब्राह्मी लिपि का उल्लेख। और जो अमोदभूति प्रकार की मुद्रा है, इसमें ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, इन दोनों लिपियों का उल्लेख था इसमें अमोदभूति प्रकार की मुद्रा में। और इसके अलावा इसमें जो है ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी, इसमें यूनान प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव मिलता है देखने को, यूनान प्रभाव देखने को मिलता है। यूनान प्रभाव देखने को मिलता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में। और जो ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, इसमें कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। कुषाण प्रभाव, इसमें जो है कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में। और जो ये अमोदभूति प्रकार की मुद्रा है, इसमें इंडो ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है अमोदभूति प्रकार की मुद्रा में। अब इसके आगे देखते हैं। जो कुनिंद थे, कुनिंद को उत्तराखंड में राज करने वाले प्रथम वंश था। जो कुनिंद वंश था, राज करने वाला प्रथम वंश था। ये उत्तराखंड में राज करने वाला प्रथम वंश था। और जो कुनिंद थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी, तो राजधानी हमने अभी पढ़ा था। राजधानी कहाँ थी इनकी राजधानी? एक तो महाभारत काल हो गया, एक मौर्य काल, एक मौर्योत्तर काल। तो महाभारत काल और एक है मौर्य काल, एक हो गया मौर्योत्तर काल। तो कहाँ थी राजधानी? महाभारत काल में कहाँ थी? श्री क्षेत्र श्रीनगर। मौर्य काल में कहाँ थी?
कालकूट कालसी। और जो है मौर्योत्तर काल में कहाँ थी, शत्रुघ्न नगर। तो महाभारत काल में श्रीनगर हो गई, और मौर्य काल में कहाँ हो गई, कालसी हो गई, और मौर्योत्तर काल में कहाँ हो गई, शत्रुघ्न नगर हो गई मौर्योत्तर काल में। इसके अलावा जो कुलीन थे वो व्यापार करते थे, ये कुलीन व्यापार करते थे। और जो कुलीन वंश के लोग थे ये भी क्या थे, ये प्रकृति पूजक थे। ये मतलब जो है जो हमारे प्रकृति के देवता है उनकी पूजा करते थे, जैसे इंद्र देवता और सूर्य देवता, इस प्रकार के देवताओं की ये पूजा करते थे। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं यही खत्म। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।